नमस्कार दोस्तों, आप तो सुनते ही होंगे और जानते ही होंगे जो आरबीआई कोई न्यू पॉलिसी लेकर आते हैं और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर आता है। इट्स नॉट ओनली द स्टॉक मार्केट बट ऑल्सो इसका इन्फ्लुएंस यानी कि मुद्रास्फीति के ऊपर। ऐसे कुछ पॉइंट आप जानेंगे और सुनेंगे जैसे कि एक्सटेंड स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक्स ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम आउटपुट। जब आरबीआई कोई रेपो रेट को बढ़ाते हैं कि वह घटाते हैं तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर आता है। सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है, बैंक के दिए गए लोन का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। क्वेश्चन माइंड में होता है जो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? क्या मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस होता है इन जनरली सेंट्रल बैंक कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमिक्स। जब कोई सेंट्रल बैंक कोई कंट्री का जो मेन हेड ऑफ द बैंक होता है, जब जो मनी को कंट्रोल करता है और कौन सी इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सी सेक्टर के अंदर कितना कितना पैसा दिया जाएगा, ये सारी चीज कंट्रोल करता है हेड ऑफ द बैंक, यानी कि अगर इंडिया का बारे में बात करें आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिया है जो कि स्टॉक मार्केट के साथ सीधे सीधे कनेक्टेड है और जिसका चेंजेस के वजह से हम लोग को इंडियन मार्केट के ऊपर इफेक्ट आता है। यूएस का स्टॉक मार्केट हम लोग को सुनेंगे, फैट का रेट कार्ड हो गया जिसके वजह से स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आया। फैट का रेट बढ़ा दिया उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। यूएस का अगर हेड ऑफ द बैंक अगर बोलूँ, सेंट्रल बैंक बोलूँ, फेडरल रिजर्व सिस्टम। दूसरा नेक्स्ट जो है चाइना का अगर बात करते हैं, पीपल बैंक ऑफ चाइना। दूसरा है जापान। जापान का बारे में क्या है, उसका सेंट्रल बैंक क्या है, बैंक ऑफ जापान। अच्छा, यूके का बारे में बात करें, बैंक ऑफ इंग्लैंड। बांग्लादेश का बारे में बात है, बांग्लादेश बैंक जो पड़ोसी है। डिस्कशन स्टॉक मार्केट पर ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन इसका जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो लोग कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोग को जानना बहुत ज़रूरी है जे ऐसे कौन सी कंट्री का सेंट्रल बैंक का नेम क्या है। यहाँ पे साइट पे स्लाइड में लगा दिया, चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकता है, नहीं तो गूगल पे आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, देखो आरबीआई के पास इतना ताकत रहता है, वो चाहे तो महंगाई को बढ़ा भी सकता है, महंगाई को घटा भी सकता है, राइट। और मॉनेटरी पॉलिसी का लागू करने का सिर्फ आरबीआई का रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है, और जिसके वजह से इसका इफेक्ट प्राइवेट सेक्टर कि वह गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर और साथ साथ पब्लिक के दिए गए लोन के ऊपर भी इफेक्ट होता है। ओके, अच्छा, ये सारी चीज़ आरबीआई जब कंट्रोल करते हैं, ऐसे नहीं डायरेक्ट जाके बैंक को बोलते हैं जब कंट्रोल कर लो, ऐसे तो नहीं होगा। कुछ पॉलिसी के माध्यम से किया जाता है, कुछ प्रोसेस से माध्यम से किया जाता है, उसी को बोलता है हम लोग आगे जाके सुनेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि रेपो रेट, जैसे कि अगर डेफिनेशन के अंदर मतलब डेफिनेशन के आधार के अगर बताओ तो कंट्रोल इन्फ्लेशन होता है। वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज़ किया जाता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए जो टूल्स हम लोग यूज करते हैं उसका है नंबर 1 रेपो रेट्स, ओके, जिसका फुल फॉर्म है रीपर्चेस रेट। दूसरा है बैंक रेट। नंबर 3 रिवर्स रेपो रेट। नंबर 4 CRR कैश रिजर्व रेशियो। नंबर 5 MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये सारी चीज़ आप लोग को डिटेल्स में बताएंगे। हम लोग जो बैंक के जहाँ पे लोन लेते हैं ना, ऐसे कौन सी इंटरेस्ट पे लेते हैं उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ बताएंगे, राइट। देखो यहाँ पे एक डिजाइन किया है, मतलब चौक पे देख पा रहा है, आरबीआई ऊपर है, उसका नीचे से सब प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक लगा के रखा है। उसका ठीक नीचे देखो, यहाँ पे देखो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आईसीआईसी, पीएनबी और यूको बैंक। उसका ठीक नीचे कंज्यूमर लोन एंड उसका रिक्वायरमेंट। जब कंज्यूमर हम लोग का जब रिक्वायर होता है, रिक्वायर बहुत सारा कॉजेस की वजह से हो सकता है, जैसे कि मैंने बाइक खरीद करने के लिए गया कि वह 4 व्हीलर खर्च करेंगे, परचेस करेंगे, उसके लिए कुछ मनी का जरूरत हो गया तो हम लोग को बैंक को जाना पड़ेगा। कि एजुकेशन के लिए मेरे को लोन लेना है, कि होम लोन के लिए, पर्सनल लोन एट्सेट्रा, कोई भी लोन हो सकता है, कोई भी पर्पस हो सकता है। जब हम लोग इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए मतलब मनी को लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं, बैंक भी बोलता है जे ठीक है तुम जितना पारे उतना लोन लेके जाओ और मेरे को कुछ उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट दे दो। बैंक जो इंटरेस्ट हम लोग के पास लेते हैं उसी पैसा का आधार पे 10% हो, 20% हो, 16% हो, जो भी है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जो इंटरेस्ट बैंक लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बेस रेट, किनबा PLR प्राइमरी लैंडिंग रेट। ये दोनों जो रेट है आगे जाके डिटेल्स में बताऊंगा जो किसको प्राइमरी रेट पे देते हैं और किसको बेस रेट पे देते हैं। अच्छा, दूसरा साइड में देखो, बैंक का जितना भी अर्निंग होता है ना, अर्निंग का सोर्स होता है हम इंटरेस्ट। जो भी हम लोग लोन देते हैं मतलब बैंक लोन देते हैं, उसके बदले में जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, वही उसका अर्निंग होता है। बैंक का जब पैसा का जरूरत होता है, मनी का रिक्वायरमेंट होता है, बस ज़्यादा डिमांड आता है, तभी वो पैसा छाप नहीं सकता है, तभी क्या करता है, नॉर्मल प्राइवेट हो गवर्नमेंट बैंक हो, वो आरबीआई के पास जाते हैं, बोलते हैं
मेरे को इतना पैसा डिमांड है, राइट। लेकिन आरबीआई बोलता है ठीक है, मैं तो पैसा तुम लोग को डिमांड जितना बोल रहे हैं ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मेरे को कुछ इंटरेस्ट देना होगा, जैसे कि तुम भी वहाँ पे कमा रही हो ना पब्लिक के पास जाके कुछ इंटरेस्ट कमा रही हो। तभी बैंक वाला बोल रहा है ठीक है, कितना रेट पे देना होगा, हाँ इतना 3% हो 4% हो। इसका एक नॉर्मल ये चेंजेस होते रहता है, एवरी ईयर पे 3-4 बार 5 बार चेंजेस होते रहता है। जिस रेट पे जो इंटरेस्ट आरबीआई बैंक वालों के पास लेते हैं हम लोग इसको बोलते हैं रेपो रेट। और ये जो टर्म है बार बार हम लोग को सुनने के लिए मिलता है, जब आरबीआई ने रेट को चेंज करता है, रेपो रेट चेंज कर दिया, महंगाई बढ़ गया घट गया, तो ये टर्म बार बार सुनने के लिए मिलता है। इसका मतलब मैंने दो चीज़ के बारे में बताया, एक है बेस रेट व पीएलआर जो बैंक लेते हैं हम लोग के पास से, जब आरबीआई इंटरेस्ट लेते हैं बैंकों से तभी हम लोग इसको बोलते हैं रेपो रेट। देखो और एक चीज़ जो है, जो कंज्यूमर कैश का फॉर्म में जो पैसा मिलता है ना, बैंक में गया मैंने लोन ले लिया, जो वो लोन कैश का फॉर्म में मेरे को मिल गया, उसी कैश को हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं, लिक्विड कैश। और ये लिक्विड कैश का ना बहुत ताकत होता है, बहुत खतरनाक होता है, कुछ भी कर सकता है मार्केट के अंदर। इस लिक्विड कैश को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो मार्केट का जो महंगाई है मतलब बढ़ा देंगे, एक मतलब जो रेट है नॉर्मल रेट से काफ़ी गुना बढ़ा सकता है, इन्फ्लेशंस कर सकता है, और वो आरबीआई के पास कंट्रोल रहता है। फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जब बैंक के पास लोन का जो रेट है मतलब बेस रेट है बा पीएलआर है कम है, ओके, तो नॉर्मल पर्सन का अगर पैसा का ज़रूरत हो गया बा ऐसे ही होगा, जो इस महीने में मेरे को काम नहीं मिल रहा है, मैंने दूसरा महीने में काम करने के लिए जाऊंगा, लेकिन खाने पीने के लिए मेरे को कम नहीं होना चाहिए, मैं बैंक के पास से चला जाता हूँ, सस्ता में लोन मिल रहा है। वो गया बैंक के पास, सस्ता में लोन उठाया, उठाने के बाद उसके पास से कौन सा पैसा आया, तरलता, मतलब लिक्विड कैश आ गया। जब लिक्विड कैश आ गया ना, उसका खुद का भी ताकत कई गुना बढ़ गया। वो फिर मार्केट में जाएगा, कोई भी वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, फिश हो, कोई भी जाएगा, और जिसका जितना भी मार्जिन वैल्यू है वो कंसेशन नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास से जेब के अंदर लिक्विड कैश पड़ा हुआ है, और नो कंसेशन, डायरेक्टली परचेस। दूसरा पर्सन भी आया, कोई बार्गेनिंग नहीं किया, डायरेक्टली मार्केट से उठाया और परचेस करके लेके गया। जो सेलर है मतलब मच्छी बेच रहा है, वेजिटेबल्स बेच रहा है, उन लोग को लगेगा जे आज मैंने 100 रुपीज़ में कुछ फीस को मैंने सेल किया, लेकिन वो लोग कंसेशन नहीं किया। फिर नेक्स्ट दिन वो लोग क्या करेगा, सेम रेट पे भी परचेस करेगा। उन लोग को लगेगा जे जो रेट पे मैं बेच रहा हूँ वो शायद बहुत ही कम हो रहा है, उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट दिन वो फीस वालों मतलब सेलर वो बढ़ा देते हैं, कि फ्रूट्स वालों बढ़ा देते हैं। फिर हम लोग के पास तो बहुत सारा पैसा, हम लोग लोन ले लिया, 1-2 लाख पड़ा हुआ है, तो हम लोग जब तक ख़त्म नहीं हो रहा है तब तक हम लोग डेली जाएंगे और इसका करेक्ट मतलब कोई नो कंसेशन, कोई कंसेशन नहीं करेंगे, बार्गेनिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका एमआरपी जो रहेगा वही परचेस करके लेके आएंगे। ऐसे करते करते जो सेलर है उसका नॉर्मल रेट को काफ़ी गुना बढ़ा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दिन 100 रुपीज़ था, दूसरा दिन हम लोग बढ़ा दिया 120, ऐसे करते करते 150-200 रुपया चला गया। तो कौन बढ़ाया, हम लोग ही बढ़ाया, जिसके वजह से जो नॉर्मल पर्सन है, मिडिल क्लास फैमिली है, जो गरीब है, तो वो लोग परचेस मार्केट से नहीं कर पाएगा, वो लोग भूखा मर जाएगा। और जो लोग लोन करके गया फिर वो लोग क्या करेगा, बैंक में चला जाएगा लोन लेने के लिए, क्योंकि मेरे को जिंदा बचना है भाई, मेरे को तो खाना ही है, बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, फिर दूसरा महीने में काम करेंगे और उसको शोध दे देंगे, राइट। ऐसे तो होता है ना। इसके वजह से मार्केट के अंदर जो महंगाई दिन के दिन बढ़ जाता है, सरकार का माइंड में आता है जी हाँ बढ़ते जा रहा है, तभी आरबीआई को बोलता है जी हाँ महंगाई को कंट्रोल करना होगा। आरबीआई बैंक वालों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बोल नहीं सकता ऐसा, बोलो जी कम कर दो, लेकिन बैंक वालों का जो अर्निंग सोर्स है, मैं पहले ही बताया, बैंक वालों का अर्निंग सोर्स है, जितना भी उन लोग के पास लोन वगैरह दे देंगे ना, उन लोग के पास से इंटरेस्ट आएगा और उसका अर्निंग होगा। लेकिन बैंक जितना चाहे उतना लोन सबको दे देगा, लेकिन जिसका ज़रूरी है उसको नहीं देंगे, उसको तो देंगे ही, और जिसका एक्चुअली ज़रूरी नहीं है, देना नहीं चाहिए था, उसको भी दे देंगे, जिसके वजह से मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ जाता है। तभी आरबीआई क्या करता है, ये लोग ऐसे प्रोसेस में कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तभी ये लोग क्या करते हैं, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। मतलब बैंक जो मतलब कर्जा लेने के लिए जाता है आरबीआई के पास पैसा मांगने के लिए, जो मेरा पैसा शॉर्टेज हो गया, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा पे मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर ये तो चेंजेस रहता है फ्लक्चुएशन, मैं जस्ट आप लोग को एग्जांपल के लिए अगर बताऊं, अगर 10% इंटरेस्ट पे रेपो रेट पे बैंक कर्जा लिया था, और अभी अगर उसका रेट 20% कर दिया रेपो रेट, क्या बेस रेट क्या सेम रहेगा? बेस रेट सेम नहीं रहेगा। अगर वो 20% लेके आया तो यहाँ पे ये 20% के बाद 40% पे हम लोग को देंगे। जब भी बैंक के पास से मेरे को इंटरेस्ट 10% में मिला था, तभी रेपो रेट 5% था। अभी जब बैंक 10% के बाद 20% कर दिया, तभी बेस रेट बैंक वालों को चेंज करना पड़ेगा,
जब बैंक वालों बेस रेट को चेंज कर दिया और उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, तभी हम लोग जो लोन लेने के लिए गया नेक्स्ट दिन व कुछ दिन बाद, तभी रेज इंटरेस्ट जब ज़्यादा लगा, हम लोग लोन नहीं लेंगे बाबा। पहले तो 10% में मिलता था, अभी 40% में मिल रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे पास जो पैसा है उसको कंट्रोल करके कर लेंगे जैसे भी करके, क्योंकि इतना महंगाई पे हम लोग लोन नहीं लेंगे। जब उन लोग लोन नहीं लेगा ना, तभी वो लोग अगर कुछ भी पैसा उन लोग के पास रहेगा, कंज्यूमर के पास, वो मार्केट में जाएंगे और बार्गेनिंग करेंगे। जो 100 रुपीज़ में मिलता था ना, अभी वो कंसेशन करके बोले 80 रुपया में दे दो, 50 रुपया में दे दो। उसके बाद क्या होगा, ऐसे एक कस्टमर नहीं बोलेंगे, सभी लोग जब बोलते रहेंगे जो कंसेशन करो, तभी जो सेलर को लगेगा जो इसका रेट थोड़ा बढ़ गया और उसका सामान नहीं बेच रहा है, ख़राब हो सकता है, वो क्या करेगा, जो नॉर्मल रेट पे लेके आ जाएंगे प्राइस को। ऐसे दिन प्रतिदिन जब नॉर्मल रेट पे आ जाएगा और मार्केट स्टेबल कंडीशन में आ गया और महंगाई थोड़ा सा घट गया, तभी आरबीआई वालों फिर रेपो रेट को क्या करेगा, जो बढ़ा दिया था इतना ना, नॉर्मलाइज कर देंगे। जिसके वजह से क्या होता है, ये जो महंगाई इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ गया, कम हो गया, ये सारी चीज़ आरबीआई का चेंजेस के वजह से हो जाता है, रेपो रेट को बढ़ाने का किंवा घटाने का। जब बैंक वालों आरबीआई पास के लोन लेते हैं, ये 2 से 3 कंडीशन में लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस में रेपो रेट पे बैंक आरबीआई के पास से लोन लेता है। इसका एक टाइमिंग्स लिमिट रहता है, ऐसा नहीं जब मैं लोन लिया 5 साल के लिए ले लिया, 10 साल के लिए, ऐसे नहीं होता है। जैसे कि MSF, जैसे पहले बताया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसका 1 डे का वैलिडिटी रहता है। अगर किसी बैंक को चाहिए 1 डे के लिए मेरे को इमरजेंसी तत्कालीन लोन, बैंक जो जाता है MSF कंडीशन पे लोन लेते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पे लेते हैं। जब 2 से 14 दिन के लिए, मतलब 2 से 14 डेज के लिए जब बैंक लोन लेते हैं, इसको बोलते हैं रेपो रेट। जब बैंक 14 डेज के ज़्यादा लेते हैं, तभी हम लोग उसी को बोलते हैं बैंक रेट। देखो पहले मैंने बताया था ना, हम लोग जो कंज्यूमर बैंक के पास से लोन लेते हैं बेस रेट पे, लेकिन 2 रेट पे बैंक लोन देते हैं, हम लोग को इंटरेस्ट लेते हैं। एक हो गया बेस रेट, दूसरा हो गया PLR, प्राइमरी लैंडिंग रेट। तो देखो बेस रेट में किसको मिलता है और प्राइमरी लैंडिंग रेट पे किसको मिलता है। देखो जब कोई बैंक का फेवरेट कस्टमर हो, जिसके पास फॉर एग्जांपल बहुत सारा पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है और बहुत दिन से काम कर रहा है कोई बैंक यार, उसके अंदर बुक भी है, मतलब बोई वगैरह खोल के रखा है, और जिसके अंदर मान लो 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहा है, जब उसी पर्सन उसी बैंक पे जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं, अगर मेरा बैंक का फेवरेट बैंक है HDFC और उसमें खाता भी है, मैं सब कुछ मेंटेन कर रहा हूँ, 1 करोड़ 2 करोड़ का मेंटेन कर रहा हूँ। अगर मैं लोन लेने के लिए जाऊँगा ना बैंक के पास, मेरे को बैंक वालों खाली तरीका है, बाबा आ जाओ इधर बैठ जाओ, कितना लोन चाहिए लेके जाओ, क्योंकि बैंक जानते होंगे इसका जो सिविल स्कोर अच्छा है, क्योंकि सिविल स्कोर मतलब ये जो लोन वगैरह लेता है टाइम पे दे देता है और इसको अंदर से इंटरेस्ट ठीक ठाक मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसीलिए बैंक उसी कस्टमर को आराम से जितना चाहिए उतना लोन दे देते हैं आंख बंद करके, क्योंकि बैंक का वो फेवरेट कस्टमर है। अगर दूसरा साइड में जो इंटरेस्ट में देता है वो तो गया और उसी को दे दिया पैसा आंख बंद करके, जो रेट पे देता है उसको बेस्ट रेट पे देता है। जब कोई नॉर्मल कस्टमर, मेरा HDFC में है किंवा SBI में बैंक अकाउंट है, छोटा कस्टमर हूँ, लेकिन मेरे लोन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में चला गया किंवा HDFC में चला गया, राइट, तभी वो बैंक वालों ना मेरे को पहचानता नहीं है, ओके जी यहाँ पे आके बैठो और जितना पाए लोन इतना लेके चला जाओ, तभी मैंने बैंक का कोई फेवरेट कस्टमर नहीं हूँ, तभी बैंक तो लोन देंगे। एक तो बुक नहीं है, दूसरा साइड में मैं लोन लेने के लिए चला गया, अगर बुक भी है फिर भी मेरा जो मार्जिनल वैल्यू है और जितना भी रहना चाहिए वो उतना तो नहीं है, तभी बैंक का लोन तो देंगे लेकिन हाई रेट पे लोन देंगे, जिसको बोलते हैं PLR, ओके। तो बेस रेट और PLR में तो डिफरेंस ये है, बेस रेट थोड़ा सा कम होता है PLR से। बेस रेट मतलब 2 कंडीशन है, बेस रेट उसको देंगे जो कंपनी का और कोई बैंक का फेवरेट कस्टमर हो, और अननोन पर्सन के जब लोन देते हैं बैंक, तभी कौन सी रेट पे देता है, PLR पे। ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अगर कभी कभी बैंक वालों के पास ना सैटरडे संडे हो गया, हॉलीडे हो गया, तो ये जो छुट्टी वगैरह रहता है ना, बैंक का पैसा कोई यूज नहीं होता है, तभी ये बैंक वालों क्या करता है, बैंक वालों चाहे तो दूसरा किसी को दे सकता है, इसी डर RBI को रहता है जी, अगर ये बैंक वालों जो यूटिलाइज नहीं कर रहा है ये पैसा को, अगर मार्केट में जनता मतलब जो भी है प्रॉफिट के लिए, फायदा के लिए दे देता है, तो मार्केट के अंदर एक महंगाई भी बढ़ सकता है और कंट्रोल नहीं आएगा। तभी दूसरा साइड में बोलता है RBI, जे जितना भी पैसा तुम्हारा यूज नहीं करता तो मेरे को रिटर्न दे दो, लेकिन बैंक वालों बोलता है ठीक है मैं तो रिटर्न तुम लोग को दूंगा, यूज नहीं हो रहा है तो तुमको रिटर्न दे देंगे, लेकिन इसके बदले में ना तुम जो रेपो रेट देते हो इंटरेस्ट, मेरे को भी यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। RBI बोलते हैं ठीक है तुम रेपो रेट से इंटरेस्ट लेते हो, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट तो मैं लेता हूँ, लेकिन
अभी तुम मेरे को जो पैसा दोगे उसके अलावा मैं कुछ इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन रेपो रेट के इक्वल पे नहीं दूंगा, उससे कम पे दूंगा। ओके, तो उसी इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। कुछ दिन के मतलब कुछ दिन मतलब जितना दिन बंद रहेगा बैंक, वो यूटिलाइज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिएगा NDTL, नीट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी, मतलब हम लोग जनता कस्टमर जब पैसा को जमा करते हैं लिक्विड कैश फॉर्म में तो एक हिसाब रहता है, राइट। तो उसी पैसा को हम लोग क्या करते हैं, जब यूटिलाइज नहीं करता है कुछ दिन के लिए, जब रिटर्न करने के लिए कोशिश करते हैं, जहाँ मेरे को भी तो कमाई होना चाहिए ना, बैंक तो प्रॉफिट में देखते हैं ऑलवेज टाइम, जे मेरे को किधर देना है और किधर से प्रॉफिट मिलेगा। ओके, अगर यहाँ से कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट RBI को रिटर्न करके मिल जाता है, अच्छा है ना, फिर जब जरूरी होगा तभी ले लेंगे बाद में, है ना। तो जब मुद्दा कथा ये है, डेफिनेशन पे यहाँ पे देख सकते हैं, जब बैंक RBI से इंटरेस्ट लेते हैं बैकवर्ड करके पैसा, तभी हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, SLR और CRR। अच्छा, SLR का फुल फॉर्म आपको बताया पहले, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और CRR कैश रिजर्व रेशियो। देखो बैंक के पास बहुत पैसा रहता है, देखो सब बैंक अलग अलग मोटिव पे काम होता है, और ये सारी जो पैसा बैंक के पास है, किसका है, कंज्यूमर का है। RBI सोच रहा है जे अगर कोई बैंक करप्टेड हो गया, बैंक का पैसा लेके कोई भाग गया, तभी इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तभी ये अगर न्यूज फैल गया, तभी जो कंज्यूमर है क्या घर पे बैठा रहेगा, वो सारी चीज़ बैंक पे चला जाएगा, बोलेगा भाई पैसा दे दो। तभी इसी सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, बैंक के पास RBI बोलता है ठीक है, ईच एंड एवरी बैंक मेरे को 3% सिक्योरिटी मनी हिसाब से यहाँ पे पैसा रखना पड़ेगा। जो कस्टमर वहाँ पे जमा करता है NDTL, जिसको बोलते हैं नीट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी की, जितना भी है तुम्हारा बैंक का, उतना 3% सिक्योरिटी मनी हिसाब से यहाँ पे रख दो। और इससे बदले में बैंक वाला बोलता है मेरे को कुछ इंटरेस्ट है, मेरे को बोल रहा है ये सिक्योरिटी मनी है, कोई इंटरेस्ट दे नहीं सकता। मतलब ये जो 3% CRR आधार पे रखते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, फ्री इंटरेस्ट पे रखना पड़ता है। ताले जो बैंक का है 3% पैसा यहाँ पे चला गया CRR पे। दूसरा साइड में SLR, RBI बोलता है तुम जब कस्टमर बैंक पे जाते हैं ना, उसको ज़रूरत से टाइम पे कैश नहीं मिलता है। जैसे कि मैं गया, मेरे को बोल रहा है मेरे को कैश नहीं है, कल आओ, बैंक बोला, ऐसे बहुत बैंक होता है। लेकिन इसके लिए एक मैंडेटरी पॉलिसी लेके आया जिसको बोलता है SLR, इतना कैश तुमको बैंक के अंदर रखना पड़ेगा, नहीं तो फाइन लगेगा। वो कितना है, 18.5%। ऐसे ही टोटल मिला के अगर देख लेते हैं, बैंक का जो पैसा है रिजर्व हो जाता है, कोई काम का नहीं होता है, 20 to 22%। बाद बाकी कुछ पैसा क्या होता है, वो मार्केट में नॉर्मल सिचुएशन पे रहता है। RBI ऑलवेज टाइम सोचता है एज ए कस्टमर के पास ज़्यादा लिक्विड मनी नहीं रहे, जितना जरूरी है उसके पास उतना ही रहे, और बाद बाकी रिटर्न कर दे। क्योंकि अगर लिक्विड मनी ज़्यादा कोई कंज्यूमर के पास रहेगा, कस्टमर के पास रहेगा, हम लोग के पास रहेगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, महंगाई को कुछ भी कर सकता है। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को बताएंगे, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, रेपो रेट का इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तभी क्या होगा, हम लोग लोन जो लेने के लिए जाएंगे, जितना भी डिमांड था वो कम हो गया। लोन अगर कम हो गया, हम लोग के पास कैश पैसा, जनता के पास लिक्विड जो कैश पैसा कम हो गया। अगर कैश पैसा अगर कम हो जाता है, मार्केट के अंदर जो हम लोग परचेस वगैरह करते थे ना, वो सारी चीज़ कम कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 1 से लेके 10 तारीख तक एक कंडीशन चलता है, ज़्यादा परचेस वगैरह जो भी जिधर करो परचेस कर लो। जब 20 तारीख होता था ना, 20 तारीख के बाद पैसा किसी के पास नहीं रहता है, बहुत कम पर्सन है जिसके पास पैसा रहता है। तभी क्या होता है, मार्केट के अंदर जो डिमांड है, खरीदारी है, वो बहुत कम होता है। 1 से 10 तारीख के अंदर मार्केट के अंदर ग्रोसरी हो, फीस हो, हैन हो, तैन हो, सब कुछ परचेस होता है, जिसके वजह से अगर डिमांड कम हो जाता है तो प्राइस रेट कम हो जाता है। मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है तो वो प्राइस को घटा देते हैं। अगर प्राइस को घट जाता है तो मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन है, यानी कि मुद्रास्फीति, महंगाई, वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी से होता है। तो इसका मतलब ये है, RBI रेट को अगर कम कर दिया गया तो दूसरा साइड में लोन लेने का प्रवणता बढ़ गया, कैश सबके पास ज़्यादा आ गया, डिमांड ज़्यादा आया तो मतलब मार्केट के अंदर एक चीज़ है, लेकिन सभी लोग बोल रहे हैं मेरे को दे दो, तभी क्या कर रहा है, वो प्राइस को बढ़ा देते हैं। जब भी प्राइस बढ़ जाता है, उसका कॉस्ट एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, जरा किसी का कॉस्ट 500 है, किसी ओकेजनल सिचुएशन में वो बढ़ा दिया क्योंकि वो डिमांड बढ़ गया, जिसके वजह से इन्फ्लेशन हो, महंगाई बढ़ गई। लास्टली जो टर्म मैं यूज करूंगा, उसके बाद वीडियो खत्म होने वाला है, जिसको बोलता है ओपन मार्केट पॉलिसी। ये ओपन मार्केट पॉलिसी क्या होता है, ये सारी चीज़ तो हो गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली हम लोग जॉब करते हैं, जॉब से डायरेक्ट कैश मिलता है, किसी का बिजनेस से कैश मिलता है, वो कर्जा पे नहीं चलता है, मतलब बैंक से धार लेके इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सोचता है जो ठीक है, वो लोग तो धार लिया, मैंने यहाँ से कंट्रोल कर दिया, रेपो रेट बढ़ा के घटा के, राइट। जो लोग के पास डायरेक्ट कैश मार्केट है और डायरेक्ट बिजनेस वगैरह कर रहे हैं,
ऐसे बहुत सारा डॉक्टर है, कुछ है, तो उन लोग के पास कोई शो अप नहीं करता है, डायरेक्टली पैसा लेता है और देता है और खाने पीने में यूज करता है, राइट। डॉक्टर हो गया, व कोई छोटा छोटा बिजनेस हो गया, वो गवर्नमेंट को शो अप नहीं करता है, टैक्स वगैरह नहीं देता है। तभी ये लोग का पैसा कैसे लिया जाता है, एक पॉलिसी लेके, तो भी अलग अलग एक पॉलिसी उन लोग के पास लेके आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल LIC हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, किनवा स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है। जे तुम लोग के पास जो पैसा है यहाँ पे इन्वेस्ट करो, किनवा LIC के लिए मेरे को 10 साल 15 साल दे दो और मैं उसी पैसे को डबल करके देंगे। तभी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर बात करूँ, अगर आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप क्या सोचेंगे, जे मेरा तो बहुत अच्छा है, मेरे PPM में कुछ डाल देंगे और उसके बाद बचा हुआ जो है LIC में डाल देंगे। जब हम लोग ऐसे डाल देते हैं और ये लगातार एक दिन के लिए नहीं है, ये कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए डालते रहे, मंथ पे एक सैलरी मिलता है, जो सैलरी जितना भी हम लोग यूटिलाइज होता है खाने पीने के लिए, उसके बाद जो बचा रहता है हम लोग क्या करते हैं, LIC में डाल देते हैं। उसके बाद कैश पैसा हम लोग के पास कुछ बचा रहता है क्या, कुछ भी नहीं रहता है। जब कैश पैसा हम लोग के पास छीन लिया जाता है, उसके बदले में कुछ पेपर वगैरह दे दिया, म्यूचुअल फंड हो और डिजिटली आप लोग को देखने के लिए मिला, जी हाँ तुम्हारे इतना पैसा है, लेकिन मेरे पास ओरिजिनल तो लिक्विड कैश नहीं है। जब लिक्विड पैस नहीं रहेगा तभी मार्केट में हम लोग शॉपिंग पे हाई एक्सपेंसिव जिनिस नहीं लेंगे, उसी टाइम के लिए बाद में ले सकते। लेकिन इसके वजह से क्या होगा, लिक्विड कैश कम रहेगा, महंगाई नॉर्मलाइज रहेंगे, नॉर्मल मार्केट पे चलेंगे। अगर कैश बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर, उसका वैल्यू भी जितना कम होगा और उतना महंगाई भी बढ़ा देंगे, सभी लोग काम भी नहीं करेंगे। अगर ये भी हो सकता है, जब कैश सबके पास ज़्यादा रहता है ना, ज़्यादा बढ़ा दिया, पैसा वगैरह छाप के बढ़ा दिया कैश, ओके, तो वो कैश का वैल्यूएशन और कम हो जाएगा। तो लिक्विड पैसा का बहुत ताकत रहेगा, इसीलिए गवर्नमेंट कैसे भी करके हम लोग के पास से लिक्विड पैसा को हटा लेते हैं, ये लोग के पास डायरेक्टली कैश नहीं रखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसी वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।